हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर्स देख रहे हैं। मैं नोट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको देख भी रहे हैं और इसको जो है वो समझ भी रहे हैं और कमेंट्स में जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। कमेंट्स के अलावा मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस जो है वो आए हैं और उन मैसेजेस में लोगों ने, स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ टीचर्स भी हैं, उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं जो कि डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। तो मैं क्वेश्चंस देख रहा था, तो उन क्वेश्चंस को देखने के बाद मैंने जो प्लान किया है वो ये कि उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं उन पर मुश्तमिल जो है ना वो एक वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करूँगा मैं, और उस लेक्चर में जो है वो तमाम उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट लोगों ने कमेंट्स में और जो मुझे मेरे पर्सनल कांटेक्ट पे उन्होंने सेंड किए हैं। तो अभी हमारे इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, तो इस दौरान अगर आप लोग आने वाले लेक्चर्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो आप लोगों के ज़हन में हों, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में या मेरे पर्सनल कांटेक्ट पे सेंड कर सकते हैं। उसको हम जो है वो एक मुकम्मल वीडियो में उन तमाम क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 18 पर, और ये हमारा टॉपिक है हमारी टेक्स्ट बुक का, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस टॉपिक को जो है ये हम लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा और मैक्सिमम मार्क्स इसके जो है वो हो सकते हैं या होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा जो है वो हर टॉपिक में से, जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ वगैरह भी हमारे बनते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज़ वगैरह। तो एमसीक्यूज़ चूँकि आते हैं तो इसलिए हमें एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए हमें इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना होता है और उसके जो की पॉइंट्स होते हैं उनको समझना होता है। तो जो आज के टॉपिक को हम लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। इस चैप्टर में कुछ जगहों पे मैंने कुछ लेक्चर्स में ये पॉइंट मेंशन किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्सेप्ट से। तो अब आज हम उन सारी बातों को समराइज़ करते हैं और मुकम्मल इस टॉपिक को जो है वो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या चीज़ें एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट हैं। तो कंपैरिजन में दोनों ही आएंगे, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ भी होंगी और कुछ डिफरेंसेस होंगे, जो दोनों में तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बनाकर जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है वो इस तरह है कि हम इसको जो है वो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके साथ हम इसके कंपैरिजन में हम ले लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और फील्ड। ठीक है, इस चीज़ को इस तरह हम हेडिंग्स बना लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। इसको पॉइंट वाइज जो है वो मैं लिखता हूँ। तो पहला पॉइंट जो है उसको हम ये लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इसकी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। दो चार्जेस के दरमियान होती क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान उसकी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो की जा सकती है, ये पॉसिबल है। और ये जो आइडिया है या ये जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ये हमें कूलम्स लॉ से जो है वो मिलती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कूलम जो है दैट वाज द फर्स्ट पर्सन हु
gave us quantitative measurement of electric force between 2 point charges। बिल्कुल इसके सिमिलर, इससे मिलता जुलता पॉइंट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स में बात करें तो जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव measurement between 2 point masses, राइट। यहाँ पे हमारे पास वर्ड है चार्जेस और यहाँ पे हमारे पास वर्ड है मैसेस। तो ये जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि दो मैसेस के दरमियान जो फोर्स होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो इसकी जो सबसे पहले जो मेजरमेंट है वो हमें न्यूटन्स लॉ से मिलती है और इसको हम नाम दे देते हैं दैट इज़ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, राइट। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी है कि हु गिव अस द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, हु इंट्रोड्यूस अस द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ये पॉइंट बना के इसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये बनाते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है इसकी वो है क्या, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज के Q1 Q2 ओवर r²। ये जो फॉर्मूला है इससे हम फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से यहाँ पे K जो है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, Q1 Q2 जो है ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और R जो है उन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान सेपरेशन है, राइट। Q1 Q2 R समझने के लिए इसको आप लेक्चर नंबर 1 कूलम्स लॉ देख सकते हैं। अच्छा, इसी से सिमिलर जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इसी से मिलता जुलता जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मैसेस के दरमियान दैट इज़ G टाइम्स M1 M2 ओवर r²। अब यहाँ पर देखिए दोनों फार्मूलाज की जो शक्ल है वो न्यूमेरिकल लुक है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बहुत सिमिलर है। तो यहाँ पर G कांस्टेंट है, यहाँ पे K कांस्टेंट है, M1 M2 दो पॉइंट मैसेस हैं, R जो है उन दोनों मैसेस के दरमियान सेपरेशन है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये M1 है ये M2 है तो इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है दैट इज़ R। तो हम इन दोनों मैसेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 जो है वो हम ये बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ strong force as compared to gravitational force। अगर हम जो दोनों का कंपैरिजन करें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जो कंपैरिजन किया जाएगा वो डेफिनेटली एक कुछ स्टैंडर्ड पे किया जाएगा, जैसे आप दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान एक वही डिस्टेंस ले लें, राइट। ये है Q1 और ये है Q2 और इनके दरमियान वही डिस्टेंस ले लें, और इसी तरह आप दो मैसेज ले लें, एक है M1 और दूसरा है M2, उनके दरमियान भी वही डिस्टेंस हो। तो अब मैसेज और चार्जेस का तो कंपैरिजन जो है वो नहीं होगा, लेकिन एक कंपैरिजन हो सकता है कि हम इन जो डिस्टेंस है इनके दरमियान जो सेपरेशन है इस सेपरेशन को हम एक जैसा रख सकते हैं। तो एक जैसे डिस्टेंस पे जो है वो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फोर्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कंपेयर टू फोर्स बिटवीन 2 मैसेस, राइट। तो इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट से सिमिलर लिखूँ तो इट मीन्स कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ वीकर फोर्स, इज़ अ weaker force as compared to electric force, right। उसके मुकाबले में जो है वो कम है।
इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि जो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कोई मैस है M1 और ये हमारे पास एक मैस है M2 और ये दोनों मैसेज जो हैं लेट्स से कि ये इनके ऊपर चार्ज है, राइट। चार्ज जो है ये हमेशा किसी मैस के ऊपर होता है, बेशक वो मैस बहुत स्मॉल हो। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हैज़ सम मैस एंड इट हैज़ सम चार्ज ऑन इट। तो ये मैस है M1 और ये मैस है M2। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये जो दोनों मैसेज हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन जो इन मैसेज के ऊपर चार्जेस हैं प्लस एंड प्लस, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों फोर्सेस में एक अट्रैक्शन है और एक रिपल्शन है। अगर मैसेज देखें तो ये अट्रैक्शन है और अगर चार्जेस देखें तो ये रिपल्शन है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, राइट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर, सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट विल विन। अगरचे कि ये डिपेंड भी करता है मैथ्स पे, बट स्टिल इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। मोस्ट प्रोबेबली द इलेक्ट्रिक फोर्स विल ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर दो चार्जेस पड़े हों तो उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर के उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो। तो इलेक्ट्रिक अफेक्ट विल बी मोर डोमिनेंट दैन ग्रेविटेशनल अफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें जो एक और रीज़न जो है वो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये आप K की और G की वैल्यूज़ को अगर आप कंपेयर करें तो K की जो वैल्यू है दैट इज़ मच ग्रेटर दैन वैल्यू ऑफ K इज़ मच ग्रेटर दैन वैल्यू ऑफ G। K इज़ 9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 9 पॉजिटिव है। G जो है दैट इज़ 10 रेज़ टू पावर -11, बहुत स्मॉल वैल्यू तक जाती है। तो K फैक्टर जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, इस वैल्यू के लगने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बड़ी, एक बड़ा नंबर आ जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में M1 और M2 जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग या बड़े नंबर्स हो जाए, लेकिन जब ये G की वैल्यू आएगी 10 रेज़ टू पावर -11 तक जाएगी तो ये इस सारी फोर्स की वैल्यू को बहुत कम कर देगी, बहुत वीक कर देगी, राइट। एक फैक्टर जो है वो ये दोनों के कांस्टेंट्स का कंपैरिजन है, ठीक है ना। तो K इज़ मच मच स्ट्रॉन्गर देन G, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें। 3 पॉइंट्स हो गए। नंबर 4 जो है अब यहाँ पे हम कंटिन्यू रखते हैं। नंबर 4 जो है वो ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मीडियम डिपेंडेंट, राइट। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं तो जो आपको पता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों Q1 एंड Q2 और इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम हो और वो मीडियम जो है अगर डाइलेक्ट्रिक हो या एक कंडक्टर हो तो उस मीडियम के आने की वजह से इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये डिक्रीज़ कर जाती है, राइट। हमने पढ़ा था कि Fe प्राइम यानी इलेक्ट्रिक फोर्स विद दिस मीडियम इक्वल्स Fe ओवर एप्सिलॉन R। ये इसका एक रिलेशन हमने ड्राइव किया था कूलम्स लॉ वाले क्वेश्चन में। अब एप्सिलॉन R क्या है? दिस इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसके लिए लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं कूलम्स लॉ। रिलेटिव परमिटिविटी हर मीडियम का होता है, जैसे वाटर का जो है वो अफेक्ट जो है वो वैक्यूम से 80 टाइम्स ज़्यादा है, राइट। दिस इज़ 80 नंबर इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये मीडियम नहीं है तो फिर उनके दरमियान जो फोर्स है वो Fe है। और अगर ये मीडियम आ जाता है ये वाला, लेट्स से वाटर या ग्लास समथिंग, तो फिर वो फोर्स कम हो जाएगी। कितना कम होगी? एप्सिलॉन R की वैल्यू पे, जितना एप्सिलॉन R की वैल्यू उतने टाइम्स ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट। इफ़ देयर इज़ अ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस। अच्छा, इसके कंपैरिजन में नंबर 4 ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ मीडियम इंडिपेंडेंट।
right? Gravitational force is a medium independent, मीन्स कि अगर एक मैस हो m1 हमारे पास और एक मैस हो m2, इन दोनों मैसेज के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, मीडियम इज ऑल्सो अ मैस और एनी ऑब्जेक्ट, तो फिर इससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको जो है वो कोई अफेक्ट नहीं होगा, नो अफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसेस। ऑलराइट, तो ये जो हमने लिखा कंपैरिजन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट। इसका मतलब ये है नंबर 5, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड, राइट। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड। मसलन जैसे फ़र्ज़ करें बच्चों कि ये हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है, राइट, ये एक मेटालिक प्लेट है। इस मेटालिक प्लेट के इस तरफ एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इस मेटालिक प्लेट ने एक्ट करना है एज ए, ये मेटालिक प्लेट है, इसने एक्ट करना है एज ए मीडियम, और इस मेटालिक प्लेट के दूसरी तरफ लेट्स से कि मैं पॉइंट P लेता हूँ, इस पॉइंट P पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इस Q की, दैट विल बी 0, राइट। तो अगर हम किसी चार्ज को किसी मेटालिक कंडक्टर या मेटालिक शीट में जो है उसको मतलब फोल्ड कर दें, एक मेटालिक चार्ज के अराउंड एक मेटालिक सरफेस अरेंज कर दें, तो उसकी जो सरफेस की दूसरी तरफ जो उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 0, तो इट मीन्स के नाउ दिस इज़ शील्डेड, मतलब उसको शील्ड हो गया वो उसके अंदर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। मसलन अगर ये कोई मैस है, लेट्स से ये कोई मैस है, आप इसके अराउंड कोई भी मैटर यूज़ करें, और अगर आप कोई मैटर यूज़ करते हैं इसके अराउंड, तो आप इस मैस की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको डिक्रीज़ या ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ये मैस है और इसके अराउंड कोई और मैटर है और ये कोई मैस एग्जिस्ट करता है कुछ डिस्टेंस पर, लेट्स से दिस इज़ अर्थ एंड दिस इज़ मून, लेट्स से दिस इज़ अर्थ एंड दिस इज़ मून, और अर्थ और मून के दरमियान जो है वो कोई और मैटर आ जाता है, मसलन एक्लिप्स हो जाते हैं, तो एक्लिप्स में एक मैस, बड़ा मैस जो है वो दो मैसेस के दरमियान आ जाता है, तो इससे इन दोनों के दरमियान जो इनकी जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है, फोर्स है, उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इट मीन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। ऑलराइट, चलें बच्चों, ये कितने कंपैरिजन हो गए? 5। आप इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैंने ये वाली साइड अरेज करनी है, ठीक है जी। तो ये वाली साइड में अरेज करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम पहुँचे जी नंबर 6। इलेक्ट्रिक फोर्स obeys inverse square law, right? Electric force obeys inverse square law. It means कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस R है। अच्छा बच्चों, अगर इस डिस्टेंस को हम डबल कर दें, लेट्स से ये R से 2R हो जाएगा, तो फिर इस रिलेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी दैट विल नाउ बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2R स्क्वायर, और इसका मतलब ये होगा कि नाउ इट इज़ 4R स्क्वायर, राइट। और जो एफ ई प्राइम है नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ एफ ई,
यानी जो अब फोर्स है, जो डिस्टेंस को डबल किया है, अब वो फोर्स 4 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स से कम हो गई है। ठीक है, इट मीन्स इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस तरह अगर ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, अगर इसका डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाए तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, तो ये ओरिजिनल फोर्स जो इस डिस्टेंस पर फोर्स है वो 9 टाइम्स कम हो जाएगी अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाए। डिस्टेंस 4 हो जाए तो स्क्वायर करें 4 का, 16 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी। यही है कि अगर इसको दूसरे अंदाज में कि अगर डिस्टेंस कम करें तो उसमें फिर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 की जगह 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 4 टाइम्स। तो डिस्टेंस हाफ, फोर्स विल बी 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इससे सिमिलर जो है नंबर 6 प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो ओबेज, सो ग्रेविटेशनल फोर्स obeys inverse square law, right? So Fg is inversely proportional to r square. Similar concept कि वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट जो है ये भी हमें क्लियर हो गया। ऑलराइट, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो है नंबर 7। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, and electric field is conservative field. अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स जो है, फर्स्ट करें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। थोड़ी सी लाइंस के साथ में शो कर लेता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है +Q। इस चार्ज पर ये चार्ज इस वक्त जो है वो पॉइंट A पर मौजूद है, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये पॉइंट B पर जो है वो इसको हमने लेके जाना है, इसको हमने वर्क करना है इसके ऊपर, और ये वर्क करेंगे तो ये पॉइंट A से पॉइंट B तक जो है ये आ जाएगा। अब जो इस चार्ज को जब हम पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके आएंगे तो इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद तो नहीं जाएगा, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब जो वर्क इस चार्ज पर A से B तक करना पड़ेगा, उस वर्क का इसके जो पाथ है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये वर्क जो है वो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं A से B तक, ये वर्क आप किसी और पाथ से भी कर सकते हैं, राइट। A से C से B भी जा सकते हैं, A से D से B भी जा सकते हैं। तो A से अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इट मीन्स कि जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन होगा इस चार्ज के ऊपर A से B, वो इन तीनों पाथ्स पे सेम होगा। तो जो फोर्स यहाँ लग रही है वो कंजर्वेटिव होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। चार्ज इक्विलिब्रियम में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, और फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा फील्ड जिसके अंदर टोटल वर्क डन जो है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट रिमेन सेम, अगर उसमें कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि पाथ कौन सा हो, राइट, जिस मर्ज़ी पाथ से जाएंगे तो वर्क इज़ ऑलवेज सेम। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये है ज़रूरी कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, बस किस पाथ से जाते हैं दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो सिमिलरली जो नंबर 7 पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड आर कंजर्वेटिव। उसमें भी ये होता है, ये हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में प्रूफ करते हैं, राइट, कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसमें जो वर्क डन है अराउंड अ क्लोज्ड पाथ 0 या इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ
क्लोज्ड पाथ मीन्स कि अगर ए से चलें बी पे और बी से चलें ए पे तो टोटल वर्क ऐड करें, वर्क फ्रॉम ए टू बी, वर्क फ्रॉम बी टू ए, दैट मस्ट बी ज़ीरो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप वर्क करते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वर्क होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। चलें इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने इस अभी तक जो है वो 7 जो है वो कंपैरिजन्स जो है वो कंप्लीट किए। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट नंबर 8 हम लिखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, नंबर 8 इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी FE इक्वल्स EQ। राइट, ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर फाइंड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू EQ। सिमिलरली बच्चों जो नंबर 8 कंपैरिजन बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ FG इक्वल्स mg। राइट, तो ये उसके कंपैरिजन में, जैसे यहाँ पे FE इज़ इक्वल टू EQ होता है, वहाँ पे FG इज़ इक्वल टू mg होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर 9th कंपैरिजन जो है वो करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू Q टाइम्स डेल्टा V फॉर एनी चार्ज, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर एनी मास इज़ इक्वल टू mgh। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम Q टाइम्स E टाइम्स D भी लिख सकते हैं। जो V होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है E टाइम्स D, ये भी लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए, जैसे यहाँ Q है वहाँ M है, यहाँ E है वहाँ पे G है, और यहाँ D है तो वहाँ पे H है। D क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव होने वाला डिस्टेंस, और H क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव होने वाला डिस्टेंस, जिसको हम जो है वो हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कंपैरिजन्स हैं, 9 कंपैरिजन्स हैं। इसको अगर आप याद रखते हैं और इनको एज इट इज़ जो है आप लिख देते हैं, तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है या आप समझते हैं कि कोई और भी कंपैरिजन जो है वो ऐड होना चाहिए? वैसे जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंगली ये कंपैरिजन काफ़ी है, जिससे हमें 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पूरे कंप्लीट फुल मार्क्स जो है वो मिल जाए। ऑलराइट जी, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन की तैयारी करें। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो उसको ज़रूर पूछें। ऑलराइट, अपना ख्याल रखें और काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच।